अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जाग गया है और एक नई बहस छिड़ गई है। तकलीफ़ दी है आज अपने भाई हुज़ैफ़ा रहमान को। हुज़ैफ़ा को आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात पता चलूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे साथ जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में 2021 में उसके आगे और बाद में भी हुज़ैफ़ा रहमान भाई ने की थी ना, वो सारी की सारी 1 to 1 साबित हो रही हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते, जो बताते रहे, जो शायद ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो भी हुई। और आज फिर हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये ज़मीर जागने वाली क्या कहानी है। और दूसरा, हुकूमत कौन बना रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब को मंजर से हटाने की कौन कोशिश कर रहा है, बहुत सारी दूसरी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? मेहरबानी, आप ठीक हैं जी? हुज़ैफ़ा भाई, हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया, आप प्यार करते हैं, जब भी आपसे रिक्वेस्ट कीजिए आप अवेलेबल होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑनलाइन, और चाहे लंदन कि किसी बड़े खूबसूरत दफ्तर में हो, आप हमेशा तावन करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप खुद इतने खूबसूरत आदमी हैं कि आपको इनकार किया नहीं जाता जी। थैंक यू। अच्छा, पहले जरा ये बताइएगा, ये ज़मीर कैसे जागा अचानक? मतलब बड़े कोई बाज़मीर किस्म के इंसान है, कोई इनकी हिस्ट्री तारीख क्या है ये कमिश्नर साहब? देखें परवेज़ संदीला साहब, एक तो आज जो गुफ्तगू की लियाकत अली चट्ठा ने जी, उसके दो पार्ट हैं जी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मीठा मीठा हपअप कड़वा कड़वा थो। ये नहीं हो सकता कि आपका कुत्ता टॉमी हमारा कुत्ता कुत्ता। अगर आप तहरीक इंसाफ के सपोर्टर के तौर पे उनकी इस गुफ्तगू को देखते हैं, फिर तो इसका मतलब है कि आज एक मेयार सेट हो गया कि पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर अहम तरीन हलकों के नताइज एक कमिश्नर तब्दील करने की सलाहियत रखता था। तो इसका मतलब है कि जो केस मौलाना फजल रहमान बिल्ड कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून बिल्ड कर रही है, तो इसका मतलब है वो केस ठीक है। KPK में तो ब्यूरोक्रेसी सारी आपकी थी, बिल्कुल ठीक। KPK के अंदर तो जो KPK के अजला हैं वहां पर तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान कम लगे हुए हैं और प्रोविंशियल सर्विस के अफसरान जिनके अंदर एक कल्ट मौजूद है वो लोग ज्यादा लगे हुए हैं। वो हल्का मानसहरा का जहां के अदादो शुमार तहरीक इंसाफ खुद कह रही थी कि अगर कोई 2 या 3 हल्के KPK नून लीग जीतेगी तो उसमें मानसहरा का मियां नवाज शरीफ का हल्का होगा। मियां नवाज शरीफ का और मानसहरा में सरदार यूसुफ का हल्का यूं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। सरदार यूसुफ जीत जाते हैं, यानी जिसके नाम पर सरदार यूसुफ ने वोट लिए हैं वो जीत रहा है, और जिसके नाम पर वोट पड़ना है उसको आप हरा देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी जो बात कर रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ वो वाली बातें भी माने जो KPK के अंदर बदतरीन धांधली के सबूत मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन अगर आप बात करें बतौर मुझसे कि एक रियलिस्टिक तजिया निगार के, तो एक हलफ होता है जो कि हर सिविल सर्वेंट उठाता है। जो सिविल सर्वेंट एक दफा हलफ तोड़ सकता है वो बार बार तोड़ सकता है। अगर आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी इंतखाबी निताइज तब्दील करते हुए की है, तो इसका मतलब है आज भी आप हलफ देकर या आप कहें कि मैं हलफ देने को तैयार हूं, कोई बात भी करते हैं, इसका मतलब है क्रेडिबिलिटी नहीं है, नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कमिश्नर का रोल एक सेरेमोनियल रोल है। आपको अगर मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो DRO था, जो किसी दौर में सेशन जज हुआ करते थे, इस दफा वो DC लगाए और उनके नीचे जो ADCR और ACs हैं वो ROs हैं। इस रिजल्ट कंपाइल करने के पूरे प्रोसेस में कमिश्नर कहीं मौजूद ही नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि आज भी मोहरें लगाई जा रही हैं, इन्होंने तो सारा रिजल्ट कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। फिर इंतहाई अहम तरीन मनसब पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आईनी होते हैं दोनों। आप उन पर तनकीद करते हैं, उन पर बात करते हैं। और आज आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं ये बात वाजे करना चाहता हूं कि आज तमाम इदारों को, आप जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को और तहकीकाती सहाफियों को ये इंक्वायरी जरूर करें, क्या कमिश्नर रावलपिंडी को हनीफ अब्बासी ने लगवाया? क्या कमिश्नर रावलपिंडी को चौधरी तनवीर ने लगवाया? क्या कमिश्नर रावलपिंडी को नून लीग के किसी और रहनुमा ने लगाया है? मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट नहीं, रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रहनुमाओं ने मुखालफत की थी कि भी इन्हें कमिश्नर यहां ना लगाएं, क्योंकि बुजदार दौर में कमिश्नर DG खान रह चुके हैं। और आप जरा बैलेंस करें तो यह देखा जाए कि इन्हें कमिश्नर यहां पर किसने लगवाया। दूसरी बात यह कि जो सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही है वो ताहिर सादिक वाले हल्के की जा रही है, अटक की। तो ताहिर सादिक वाले हल्के का तो DRO डिप्टी कमिश्नर था, तो डिप्टी कमिश्नर अटक ने वाजे कहा कि उसका मुझ पर तो कोई प्रेशर ही नहीं था। और अहम बात, जो सबसे अहम बात है, ये कमिश्नर जो है ex-PCS अफसर है। मियां नवाज शरीफ साहब ने 1985 के अंदर बतौर वजीर आला, फिर 1988 में डायरेक्ट जो लोग नायब तहसीलदार और DSP भर्ती किए थे, उस कोटे में भर्ती हुए नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, देन फिर पूरी नौकरी का सफर
तो अहम बात यह है कि क्या एक एक्स पीसीएस का अफसर किसी डीएमजी अफसर को डिक्टेट कर सकता है? जो लोग सिविल सर्विस को समझते हैं, एक्स पीसीएस का अफसर पीएस के अफसरान को इस लेवल के इलीगल काम का कह ही नहीं सकता, उसके अंदर इखलाक की जरूरत ही नहीं होती। तो अगर आप फैक्ट्स पूरे देख लेना जी, तो फैक्ट्स के ऊपर ये बात बैठती नहीं है। ये जरूर है कि मुस्लिम लीग नून पिंडी डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से जीती। चकवाल के अंदर सबसे बड़ा कल्ट है, खुद फैज हमीद चकवाल से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर उनका नजफ हमीद, वो सारे लोग, तो उन्होंने कहा कि वहां अयाज अमीर, बाकी लोग, तो उन्होंने कहा यहां नून लीग जीत गई है। जहां मकसद कहने का है कि फैसलाबाद में नून लीग हारी है, फिर वहां के कमिश्नर से भी पूछे ना, नून लीग ने तो वो कमिश्नर भी नहीं लगवाया। बिल्कुल ठीक। फैसलाबाद में खातून कमिश्नर लगी हुई है, चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला हलफ देके बता दें क्या राना सनाउल्लाह के कहने पे लगी हैं? डीसी फैसलाबाद के राना सनाउल्लाह के कहने पे लगे हैं? गुजरावाला का कमिश्नर और डीसी के नून लीग के लोगों के कहने पे लगे हैं? आप यानी ये नहीं हो सकता कि आप आधा सच बताएं और आधा झूठ बताएं। कमिश्नर मुल्तान, पूरे पंजाब को पता है कि वो डीसी शाह महमूद कुरैशी ने लगवाया था, उसके बाद वही कमिश्नर उसको वहां पर अली मूसा गिलानी ने लगवाया, फिर उसके बाद जब मोहसिन नकवी का भी टेन्योर आया निगरान दौर, तब उसे कमिश्नर कंटिन्यू कराया। उसने 4 सीटों पे जो है वहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को पीछे धकेला है और गिलानी साहिबान को अकोमोडेट किया है। तो वहां कोई धांधली की बात नहीं की जा रही। मकसद कहने का ये कि ये पूरा जो आपने एक स्टेज तैयार की है मुस्लिम लीग नून के लिए आपने तैयार की, मियां नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा से रास्ता रोकने के लिए तैयार की। तो हम कहते हैं ना भाई आप ठीक है रोक ले रास्ता, अगर नवाज शरीफ के बगैर मुल्क चला सकते हैं, मईशत ठीक हो सकती है, दुनिया आपको पैसे दे सकती है। अप्रैल में आपको पता है कि $1 बिलियन का बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, वो पेमेंट आपने करनी है, IMF की पेमेंट आपने करनी है। मकसद ये कि तकलीफ होती है कि मियां नवाज शरीफ को गिराने में इस मुल्क के चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हो चाहे बाकी ओहदेदार हो, वो पता नहीं कितना गिर सकते हैं। मैं इस पे जरा जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन इसमें तो ये जो कमिश्नर साहब है इन्होंने साथ में काजी फैसल साहब का नाम ले दिया है, क्या यहाँ पर काजी फैसल साहब को आज खुद नोटिस लेना चाहिए, अपने आप के बारे में क्लियर करना चाहिए, इनसे जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, काजी फायज ईसा का जो बदतरीन मुखालिफ है वो भी उसकी इंटेग्रिटी की गवाही देता है। जो फुल कोर्ट बेंच बना था जिसने काजी फायज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको कलअदम किया था, उसमें मेजोरिटी जजेस आज काजी फायज ईसा के खिलाफ हैं, जाती तौर पर उनके फैसलों के खिलाफ हैं, लेकिन उसकी इंटेग्रिटी के खिलाफ कोई बंदा नहीं है। भाई अगर आपके कमिश्नर पिंडी या डीसी पे कोई असरअंदाज हो सकता है तो सबको पता है कि इस मुल्क में असल ताकतवर लोग कौन है, उनका आप नाम नहीं ले रहे। काजी फायज ईसा का तो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आप मुझसे पूछे क्यों जी? हमेशा जुडिशरी डीआरओ लगाया करती थी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद। ठीक है, इस दफा डीआरओ लगाए चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लगाए हैं, यानी डीआरओ लगाए चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लगाए हैं, यानी जो इंतजामी लोग थे। काजी फायज ईसा को तो ताल्लुक ही कोई नहीं। अब बात क्या है? अब बात यह है कि आप वही बात कर रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक कल्ट बात करता है, वो भी 3 चीफ्स के खिलाफ है, आपने भी 3 चीफ्स को रगड़ा है। तो इसका मतलब है यानी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा आप अपनी मुसल्लह अफवाज की तरफ आपने हल्की सी बात की, आपने गुंजाइश निकालने की कोशिश, लेकिन असल बात यह है कि तीनों चीफ्स के अगेंस्ट आप लोग जा रहे हैं। मकसद कहने का यह कि आप किसी जमात के आलाकार जरूर हो सकते हैं, लेकिन जाती तौर पर यह नहीं दिखाई दे रहा कि आपने बाकायदा तौर पर कोई आपके पास मालूमात थी या कोई चीज थी। यानी एक चीज में आपके चीफ जस्टिस जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस तो इलेक्शन प्रोसेस है, किसी भी हवाले से ना वो कस्टोडियन है, ना वो रेगुलेटर है, ना किसी हवाले से उसका कोई अफसर उस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये सारा जो है पूरा खेल केपीके से शुरू किया गया। सिंध के रिजल्ट 7 बजे फार्म 47 भी आ गए थे मीडिया के ऊपर, यानी सक्खर का रिजल्ट आ गया था और आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया। आज आप इलेक्शन करवा लें लाहौर के किसी भी हल्के में, मियां नवाज शरीफ उम्मीदवार हो, इमरान खान 10 दफा भी आज मियां नवाज शरीफ को नहीं हरा सकता। एक डिलीवरी भी कोई चीज होती है। आपने बकायदा स्पेसिफिक किया लाहौर के तमाम हल्कों के जहां लाख लाख की पीटीआई की लीड है, वहां के रिजल्ट आकर मियां नवाज शरीफ का रिजल्ट आपने 10 बजे अगले दिन दिया। क्या मतलब बनता है इस बात का? मियां नवाज शरीफ की तो वजारत उज़्मा बहुत छोटी चीज है। मियां नवाज शरीफ तो 10 दफा वजारत उज़्मा को ठोकर मार देगा। वो तो जहां ठोकर मारता है वहां से वजारत उज़्मा का चश्मा उबल पड़ता है। ग्रेस कोई चीज होती है, उसने ग्रेस दिखाई ना। उसने 9 तारीख को कहा कि मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। पार्टी के तमाम बड़े मियां नवाज शरीफ के घुटनों को हाथ लगाया कि आप वज़ीर आज़म बने, और हालात हम साजगार बनाने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ का कद वजारत उज़्मा से बहुत बड़ा है, लेकिन मकसद कहने का यह है कि जब आप कौम के बड़ों के साथ ये सलूक करते हैं, नवाज शरीफ का इस मुल्क में एक स्टेट्समैन का रोल है, एक फादर रोल है, तो फिर यही कुछ होता है। एक मियां नवाज शरीफ को रोकने के लिए आपको किस किस चीज को रोकना पड़ेगा, ये आपको आने वाले दिन बताएंगे। आने वाले दिन बताएंगे। ये
जो एक फैक्टर फैज हमीद है, ये अभी तक कहीं है, एक्टिव है कहीं पीछे से? मतलब कल हमने सुहेल वड़ाइच साहब से एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी कि वो उसके साथ था, इमरान खान के आज भी है, तो क्या कहीं ये फिर ये है? देखिए मेरे पास परवेज सिंधिया साहब, मैं हमेशा मालूमात पे अपनी बात करता हूँ, मेरे पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। गुज़िश्ता कई अरसे से मैंने फैज़ हमीद को एक्टिवली मूव करते हुए भी नहीं देखा, लेकिन फैज़ हमीद एक शख्स नहीं है, फैज़ हमीद की पूरा एक कल्ट है। अगर वही चीज आज भी इदारों में मौजूद है, वो चीज टूट नहीं रही। जब फैज़ हमीद ने एग्जीक्यूशन करनी थी, नून लीग को तो आज आप कहते हैं कि आपने कंपेन नहीं चलाई, नून लीग को कहते हैं कि आपके उम्मीदवारों ने पैसे खर्च नहीं किए। क्या 18 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने पैसे खर्च किए थे पंजाब में? मियां नवाज शरीफ को आपने 13 जुलाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नून लीग के वोटर का आपने मायूसी उनमें डाली, उनका भरम एतमाद तोड़ा, तो तब कहां था? मकसद ये कि तब आपने अगर कुछ करना था तो आपने सब कुछ कर दिया। आपने आखिरी रात 38 एमएनए के वो उम्मीदवार जहां पर शिकस्त का मार्जिन 5000 वोटों से भी कम है, वहां नून लीग के आपने टिकट वापस करा दिए, और जिन लोगों से टिकट वापस कराए उनने अपनी पार्टी को भी नहीं बताया, पार्टी को आखिरी वक्त तक धोखे में रखा ताकि शेर का उम्मीदवार बैलेट पेपर पे मौजूद ना हो। आज तो आपको बड़ी तकलीफ होती है कि बल्ला बैलेट पेपर में मौजूद नहीं था। पंजाब के 38 एमएनए के हलकों में बैलेट पेपर पे शेर का निशान मौजूद नहीं था, यानी इतना आपको खौफ था। तो मैं समझता हूं कि अगर नताइज देखें, हमें कहा जाता है कि इमरान 9 मई वाले नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हमें बताया जाता है कि ये जो लोग बन गए हैं मैंने, अगर वजीर आजम बने तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। तो देखिए मुल्क की सलामती को तो दुश्मन ममालिक से खतरा होता है, मुल्क की सलामती को तो दुश्मन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी से खतरा होता है। अगर मुल्क की सलामती इन लोगों से खतरा है तो इसका मतलब है कि ये एक फितना हुआ। तो फितने का मुकाबला नहीं किया जाता, फितने का खात्मा किया जाता है। और आप कौम खात्मा भी ग्रेजुअली होता है, कुछ लोगों का आप खात्मा प्रॉपरली इलिमिनेट करते हैं और कुछ लोगों को आप उनकी जहन साजी दोबारा करते हैं। लेकिन इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही परवेज सिंधिया साहब। और इन हालात में मैं समझता हूं अगर ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहा तो ना आपकी इकोनॉमी खड़ी हो सकेगी। कारोबारी हजरात आप और मुझसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनकी मुआशरे पे ज्यादा पल्स पे निगाह होती है, मुआशरे की पल्स को वो बेहतर समझते हैं। किसी शख्स ने यहां सरमायाकारी नहीं करनी। नहीं, आप देखते हैं नून लीग के तमाम जलसे, नून लीग की इलेक्शन कैंपेन, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स, यानी तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो लंदन बैठे हुए हैं, क्या उन्हें अपने हल्के की पल्स का नहीं पता कि हमें किस लोगों ने वोट डालना है? यानी आप कहते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर, लतीफ खोसा और साद रफी का कंपैरिजन है, मुकाबला ही नहीं। यानी मकसद कहने का है कि म्यार ही कोई नहीं। तो उसमें अगर आप इस तरह करेंगे तो लाकत अली चट्ठा और ये तो इसे ये जो है ना, ये सब एक छोटे छोटे टूल्स हैं। इस तरह के वाकयात सामने होते रहेंगे। आपकी पॉलिसी जब तक क्लियर वाजे नहीं होगी तब तक जो है इसी तरीके से बार बार आप बहरानों में भी जाएंगे। कौम इलेक्शन के बाद आज तक एक जो है इंतहाई अदम एतमाद का शिकार है, बिल्कुल अदम तहफ्फुज का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा आपने इस तरफ बात कर ली तो जरा यहां पर भी बात कर लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है इत्तेहादियों के साथ। ये हमने मियां साहब ने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे अपनी विक्ट्री में, स्पीच में, और उसके बाद कुछ राब्ते हुए चीज़ें हुई, लेकिन फिर एकदम से हवा चलनी शुरू होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, मरकज़ में पीटीआई को या पीपी को, जो जिसने भी बनानी है, हाँ पंजाब में आप लोग खुद बनाएं और डिलीवर करें, क्योंकि ऊपर जितने आपके एमएनए हैं ब्लैकमेल बहुत ज्यादा होंगे, आईनी ओहदे देने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या होंगे जी। ये एक नई बहस चल पड़ी है जिसमें अब खुलकर पीएमएलएन के लोग भी बोल रहे हैं, चीजें भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या चल रहा है? हुकूमत पीएमएलएन बनानी चाहिए, आपका अपना मौकफ क्या है, जी, वो क्या रहा है? संजय साहब बहुत शुक्रिया, चूंकि आपको पता है कि मैं नून लीग का एक बाज़ाब्ता हिस्सा हूँ और पार्टी डिसिप्लिन का भी पाबंद हूँ। पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ हैं, सदर शहबाज शरीफ हैं। ये फैसला कायदीन का है कि उन्हें हुकूमत कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। लेकिन अहम बात यह है कि नून लीग ने मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की मईशत के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला किया था। लेकिन क्या मैं इसमें नून लीग ही है, बाकी किसी जमात की जिम्मेदारी नहीं? हाँ, लेट मी कंप्लीट। ये बिल्कुल आपने बड़ी जेन्युइन बात की कि नून लीग ही है, क्या बाकी जमातों की जिम्मेदारी नहीं? वो बात यह है कि आप पाकिस्तान के जिस कोने में, जिस मंसूबे के ऊपर से भी आप तख्ती अगर हटाएंगे तो वहां पर मियां नवाज शरीफ का या मियां शहबाज शरीफ का नाम होगा। और पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ वो लीड करते हैं, हर मंसूबे में मियां नवाज शरीफ आपको दिखाई देंगे। तो जाहिर है इस वतन को बनाने में भी मुस्लिम लीग नून के बड़ों का बड़ा किरदार था। मुस्लिम लीगी जो इंडिया से माइग्रेट कर आए, कायद आज़म के शाना बिशाना थे। आज इस वतन को बचाने में भी मुस्लिम लीग नून जो है वो हराबल दस्ता है। अहम बात जो मैं आपसे कर रहा था, जिसकी हम और तरफ चले गए, कि मुस्लिम लीग नून ने पूरी कोशिश की,
मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मिजाज से हटकर उन्होंने अपनी जमात को कहा ठीक है जी आप बात करें, अगर मुल्क है तो नवाज शरीफ पीछे है, मुल्क आगे है। ठीक, मियां नवाज शरीफ के आज भी सीने में ये 9 मई वाले जो फिरते हैं, ऐसे हजारों राज महफूज हैं कि जो कि वो आज तक कभी अपने लब पर भी नहीं लेकर आए। यानी मियां नवाज शरीफ ने शायद अपनी औलाद से भी कभी शेयर ना किया हो, और यहां वो साइफर लहराता फिरता था। तो लेकिन जब नून लीग ने इत्तेहादियों का रवैया देखा, इत्तेहादियों ने बार्गेन शुरू कर दिया, खासतौर पर पीपल्स पार्टी एक बड़ी इत्तेहादी है, वहां पर उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि हमें एक मरतबा तो हम इनके तमाम मुतालबात मान लेंगे, लेकिन ये मुतालबात का सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। ये मुतालबात का सिलसिला 5 साल में हर महीने आया करेगा, और यूं आपकी वफाकी हुकूमत एक पेंडुलम के ऊपर खड़ी हुई होगी, कभी वो इधर होगा पेंडुलम, कभी इधर होगा। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर एक राय, ये बड़ी मौसर और मजबूत राय है कि हमें पंजाब में डिलीवर करना चाहिए, पंजाब में अपनी हुकूमत बनाए, मरकज में जो है जो हुकूमत बना सकते हैं वो हुकूमत बनाए, वो चलाए, जो लाने वाले हैं वो जाने, ये कल्ट जाने, पीपल्स पार्टी जाने, बाकी लोग जाने। ये पार्टी में एक मजबूत राय मौजूद है, लेकिन फैसला जाहिर है पार्टी कायदीन का है। जो फैसला मियां नवाज शरीफ का होगा वो एक हतमी फैसला होगा और सब उसके पाबंद हैं। अमीर की इताअत आपको पता है फर्ज है। ये जो आपने बात की है ना, ये इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर की लाइन ही और है, लेकिन सोशल मीडिया जो इस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी कुछ इसी पैराहे में की जा रही है कि जो लाए हैं, जो जिन्होंने किया वो जाने और उनका काम जाने। मौलाना फजल मान साहब जो हैं वो तो इत्तेहादी हैं, मियाँ साहब के बड़े दोस्त हैं, आसफ अली जरदारी साहब के बारे में उन्होंने फरमाया कल, वो तो अभी से लाइन ले रहे हैं और अगर हुकूमत बनती है तो वो तो बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं। और GDA का आपने देखा होगा सिंध में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हुकूमत बनने से पहले ही। देखिए मैंने तो आपसे वही बात की ना कि एक नवाज शरीफ को रोकने के लिए अब आपको किस किस को रोकना पड़ेगा, चाहे GDA को भी रोकें, फजलुर रहमान साहब को भी रोकें। बाकी फजलुर रहमान साहब के जो इंटरव्यू की बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान साहब बहुत बड़े कद के आदमी हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, और उनका सियासी कद, जमहूरियत के लिए खिदमात, मैं खुद उसका एतराफ़ करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से इंसान है, ख़ता का पुतला होता है, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। अगर वो राजो न्याज की गुफ्तगू जिसका फजलुर रहमान साहब खुद भी हिस्सा थे जी, 2 या 3 साल बाद उनका जिक्र करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। उन्हें मेरे ख्याल से अपने बयान पे और अपने इस रवैये पे, अपने बहुत बड़े आदमी है, एक बयान का एक हिस्सा तो उन्होंने कहा मेरे मुंह से निकल गया। यानी उन्हें मजीद भी चाहिए कि इस पे असर नौ जो है गौर करें, क्योंकि फजलुर रहमान साहब भी कई राजों के अमीन है, और जो इस कैलिबर का लीडर हो उसको जेब नहीं देता कि वो जाती गुस्से के अंदर आकर ऐसी बातें कर दे जो कि मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह हो। इन सब सियासतदानों को नवाज शरीफ की तकलीद करनी चाहिए। नवाज शरीफ ने नहीं इस सफर में अपनी बेगम को खो दिया, इस सफर में अपनी माँ को खो दिया, अपने वालिद का जो है वो एग्जाइल के अंदर थे, वालिद की डेथ हुई, फिर उनको यहाँ कर दफनाया, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने कभी अपने जज्बात को अपनी सियासत या मुल्क के राजों के ऊपर जो है नहीं गालिब नहीं आने दिया। मेरे ख्याल से इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्टेट्समैन है और वो नवाज शरीफ है, और इन सब लोगों को उनसे ज़रूर सीखना चाहिए कि आप इतनी शदीद अपने नुकसानात इतना ज़्यादा आपको दीवार से लगा दिया जाए, उसके बावजूद आप मुल्क का सोचें, तो ये यही स्टेट्समैनशिप होती है, और यही मेरे ख्याल से आपके हलफ का कर्ज होता है। तो उसका अगर सब लोग कर्ज जो है वो पूरा रखेंगे और कर्ज अदा करेंगे, मेरे ख्याल से तभी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब वही काम शुरू कर दें जो तहरीक इंसाफ या बाकी लोग करते हैं, फिर हमें फर्क नहीं रह जाएगा। गो ये मैं बड़ी मोहताज बात कर रहा हूँ, मेरा उनके लिए बड़ा एहतराम है, जाती तौर पर मैं मुफ्ती महमूद साहब का और उनका बड़ा मोतरिफ हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो ज़रा सबके लिए गलत है, फिर सबके लिए गलत है। आखिरी 2 सवाल, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, क्या देख रहे हैं? खान साहब लंबा चौड़ा जेल में हैं, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। देखिए इमरान खान, परवेज इंदिला साहब, पूरा पाकिस्तान भी अगर इमरान खान का हामी हो जाए जी, मैं आखिरी शख्स भी हूं तो मेरा यही एक नुक्ता नजर है कि इमरान खान एक फितना है, इमरान खान एक कल्ट है, इमरान खान कभी मुल्क को नहीं चला सकता। इमरान खान डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा जरूर कर सकता है, पूरी एक मौसर कंपेन कर सकता है, उस मौसर कंपेन को फॉरेन स्पॉन्सर मिल सकते हैं, अरबों रुपए बाहर से आना कोई उसके लिए मसला नहीं है। तो जितना जल्दी इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क के बड़ों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि फितनों से जो है निपटा जाता है, फितनों का मुकाबला नहीं किया जाता, फितने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, अगर तो हमारी बात की ठीक है, फिर तो फितने से वैसे निपटे जिस तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों से निपटने का तरीका बताया। अगर मेरी बात गलत है तो कम से कम हम लोगों को एजुकेट कर दे, हमें बता दें, ताकि हमें पता हो कि इमरान से सिर्फ हमारा सियासी इख्तलाफ है, और इमरान अगर एक निकम्मा आदमी है, गवर्नेंस नहीं आती, डिलीवर नहीं कर सकता, करप्ट है, तो ठीक है, वो फितना नहीं है, उसको फिर सियासी मौका दें क्या तो वो ठीक हो जाए।
लेकिन मेरा तो ये ईमान है कि इमरान खान एक कल्ट है, एक झूठा और खाइन आदमी है, और मकबूलियत हक में होने की दलील नहीं होती। मैं किसी मुसलमान को फितना ये बात नहीं कर रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में से तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक दिया था जब उन्होंने किसी शख्स के बारे में कहा कि मुझे दज्जाल लगता है और मैं इसको मार दूंगा, तो नबी करीम ने कहा तुम इसे नहीं मार सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अगर ये दज्जाल है तो इसको हज़रत ईसा ही मारेंगे, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो तुम्हारा मारने का कोई फायदा नहीं है इसको। तो इसी तरीके से नबी करीम की अहादीस हैं, उनका मफहूम है कि दज्जाल अकबरी और दज्जाल असगर, यानी छोटे छोटे फितने भी आते रहेंगे। ये मेरे ख्याल से उन्हीं फितनों की एक लड़ी है जो पाकिस्तान में आ गई है, और हम सबको मुत्तहिद होकर इससे नबर्द आजमा होना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान आज जिस हाल में है वो भी इमरान ने पहुंचाया, ये इससे भी नीचे ले जाएगा इस कौम को, जिसको भी नीचे ले गया। आखिरी सवाल, मरियम नवाज साहबा अपना सियासी कैरियर ओहदे से शुरू करने जा रही हैं, पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर वो अनाउंस हो चुकी हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी सर चलाना, पंजाब की सबसे बड़ा सूबा, मरियम नवाज साहबा को कैसे देख रहे हैं, हैंडल कर पाएंगे सर? हाँ सर, जब भी आप किसी शख्स से ताल्लुक रखते हैं ना जी, तो हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि उसके बाप दादा को देख के ताल्लुक रखा करें। तो हुज़ैफा रहमान या परवेज संदीला के बारे में आप बात करेंगे तो मैं जरा बात का नुक्ता नजर और होगा। तो अगर नवाज शरीफ की बेटी नहीं चला सकती तो फिर कौन चलाएगा? यानी मुस्लिम लीग नून के, मैं बहुत सारे अभी मियां साहब की कैंपेन में साथ था, मैं समझता था कि ये प्रोजेक्ट्स नून लीग ने शायद 8 के बाद शुरू किए, लेकिन मैं हैरान हो गया कि नून लीग ने येलो कैब, ये जो मेटल रोड्स 1990 में सैलाब की जो खिदमत मियां नवाज शरीफ ने की थी, शहबाज साहब ने उसको रेप्लिकेट किया 2010-11 में। तो बेसिकली लीडर नवाज शरीफ है, वीएन उसी का है, और मियां नवाज शरीफ की बेटी ज़ाहिर है अभी बहुत सीखना है, लंबा सफर बाकी है, लेकिन उनके वीएन, उनके नजरियात बिल्कुल क्लियर है। और मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ जैसा लीडर और अपने चाचा, अपने अंकल जैसा जो है एक गाइडलाइन उनके पास मौजूद होगी, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग लगाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मरियम नवाज इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब जो है चीफ एग्जीक्यूटिव साबित होंगी, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ेगी। पंजाब मिनी पाकिस्तान है, 90% पाकिस्तान है, हमें अपने माजी के तल्ख तजर्बात से सीखना होगा, हमें ब्यूरोक्रेट्स लगाते हुए उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस देखनी होगी। ये नहीं देखना होगा कि जो आज पिंडी में हो इस तरह के अफसरान हम लगा दें, ऐसे लोग हमें लगाने होंगे कि जो वाकई इस मुल्क से सिंसियर हो, इस रियासत से सिंसियर हो, पॉलिटिकल मास्टर बनने का जिन्हें शौक ना हो। ये 3-4 चीजें मरियम साहिबा ने अगर इस पर काबू पा लिया, विजन उनका क्लियर है, पब्लिक में पॉपुलर है, तो अल्लाह के फजल करम से कामयाबी उनके कदम चूमेगी। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, पंजाब में मरियम बीबी होगी, मियाँ साहब कहाँ बैठे हैं? फिर मियाँ साहब क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़ी आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि मैं उन लोगों में जो मैं समझता हूं कि वजारत उज़्मा के मामले पर नवाज शरीफ के मुकाबले में हमें नवाज शरीफ के काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। यानी मेरा ये फिक्र है कि नवाज शरीफ का मुतबादिल भी नवाज शरीफ ही है। ये 2014 में मैंने एक कॉलम लिखा था जो बतौर मियां नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म भी पढ़ा था। तो इसी तरीके से जो बात आप कर रहे हैं, नवाज शरीफ की जो हैसियत है, मैं समझता हूं वो उस बुजुर्ग की है जो एक घर में बैठा हुआ होता है, जब तक वो उस घर में मौजूद रहता है तो उस घर में बरकतें आती रहती हैं। तो हुकूमत में भी नवाज शरीफ की हैसियत उन बरकतों वाली होती है। एक बड़ा ही मियां साहब ने एक बड़ा फैसला किया है, मेरी जरूरत नहीं है उनके फैसले के आगे बात करूं, लेकिन अमीर की इताअत फर्ज है। नबी करीम की हदीस है कि अमीर जो है तुम्हें जो काम कहे उसकी जो है कंप्लायंस करो। लेकिन ये बड़ी अहम बात है, मियां नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून का अब तक तो कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन देखिए मियां साहब, ज़ाहिर है दोनों हुकूमतें हैं, एक में उनकी बेटी हैं, एक में उनके भाई हैं, वो उनकी निगरानी करेंगे। मियां नवाज शरीफ का वीएन जो है, ये दोनों जो साहिबान हैं, हमारी बहन मरियम नवाज साहिबा भी, शहबाज शरीफ भी, वो उसको इंप्लीमेंट करें, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये एक बहुत आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है। नवाज शरीफ के बगैर मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून फीकी फीकी सी लगती है। मुस्लिम लीग नून के साथ साथ मुझे तो पाकिस्तान भी फीका फीका लगता है। और देखें, जो सबसे बड़ी बात है, हमें पता है इस बात का, कल जब मैं एक बहुत ही बड़े सहाफ़ी से बात कर रहा था तो सुहेल ब्रदर ने एक बात की थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये बात इस वक्त मौजूदा स्टैब्लिशमेंट जानती है, मानती है कि इन मुश्किलात से मियाँ साहब ही मुल्क को निकाल सकते हैं। तो ये एक कॉमन पर्सन से लेकर आपकी इस्टेब्लिशमेंट तक सबको पता है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। जैसे हुज़ैफा